हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पता ही होगा कि अगर हम केमिस्ट्री के बेसिक्स या फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं क्लास 9 से हम साइंस को बेसिकली तो 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में 9th क्लास में कुछ 4 चैप्टर हम पढ़ते हैं, जिसमें से जो 3rd और 4th चैप्टर है वो एटम्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। हमारा क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर होता है जिसका नाम होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और 4th चैप्टर जो होता है जिसका नाम होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम उन्हीं दोनों चैप्टर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो क्लास 11th में हमारे को 11th और 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री का एक बेस रेडी करेगा, तो उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसमें शुरू का जो इनिशियल पार्ट है वो बिल्कुल बेसिक है, जो हमने 9th में कवर कर रखा होता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर के ज़्यादा एडवांस्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये फंडामेंटल मतलब कि ये पार्टिकल जो होते हैं ये एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक एटम या परमाणु जिसे हम कहते हैं, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं। इस क्लास 11th में हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कि न्यूट्रॉन हमें कैसे मिला, इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिला, प्रोटॉन हमें कैसे मिला, इन तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में भी बात करेंगे कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, या इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन से परीक्षणों के आधार पर ये निर्धारित हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज या मास जिसके हम बारे में बात करते हैं वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एटम या पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव नेचर कैसा होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये 3 इफेक्ट हम इनके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी डिस्कवरी के बाद कि ये क्या होते हैं। ये हमारे इन बिटवीन आएगा कि भाई वेव जो है, जो तरंग है, उसमें उसका जो सिद्धांत होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बहुत रिवॉल्यूशनरी ये उनकी रिसर्च थी या फिर डिस्कवरी थी। ठीक है, उसके बाद हम हमारे एटॉमिक मॉडल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो हमारे एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो हमने क्लास 9th में पढ़ा भी था, और रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई उसके आगे जो एक्सपेरिमेंट आए, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात क्लास 9th में करते हैं, बट उसका जो बहुत एडवांस्ड पार्ट है जिसमें हम रेडियस की कैलकुलेशन, है ना, एनर्जी की कैलकुलेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो आज जो इस एटॉमिक मॉडल का यूज़ किया जाता है, जो सबसे एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं इस चैप्टर में। जो लास्ट का काफ़ी 30 to 35% पार्ट जो है वो इसी के बारे में डिस्कस करता है। इसको अपने को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे एक ऑफ बॉ का प्रिंसिपल है, एक पॉली का
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑफबो का नियम, पॉली का सिद्धांत और हुंड्स रूल। हुंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हुंड का नियम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है, क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डी कैसा होता है, एफ कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बीच में कुछ 2 टॉपिक्स और भी पढ़ते हैं जो ड्यूअल नेचर के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक है डी ब्रोगली का डी ब्रोगली ड्यूअल बिहेवियर। मतलब डी ब्रोगली ने बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी जो मैटर है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, या फिर मतलब कण के साथ साथ वो एक तरंग जैसा भी व्यवहार प्रदर्शित करती है, ठीक है। और फिर हम साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ऐसे करके हम इस पूरे चैप्टर का एक बढ़िया सा बेस बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी इस चैप्टर में इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर किए गए, प्रोटॉन क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर किए गए, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। तो हमारे बारे में, हमें परमाणु के बारे में पहली बार कब पता चलता है? हमें पता चलता है कि परमाणु ऐसे होते हैं कि हमें एक जॉन डेल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि जो एटम्स है या जो परमाणु है वो किस तरह का होता है, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ देखना बोर्ड पे एक बार। तो जॉन डेल्टन हमें पहली बार परमाणु से मिलवाते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि परमाणु ऐसा होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ देखो, परमाणु के बारे में जॉन डेल्टन पहली बार बोलते हैं 1808 में कि जो परमाणु है, एटम जो है, वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल का क्या मतलब हुआ कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल का क्या मतलब हुआ कि जो एटम है उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है। कि उन्होंने बोला कि दुनिया में सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको ही हमने क्या बोला, एटम या फिर, ठीक है। तो अब ये क्या है, परमाणु क्या है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि भाई अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ को बहुत छोटे लेवल पे देखें, अच्छे से जूम करके देखें, या फिर बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप के साथ देखें, तो हमें लगेगा कि दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलके बना है। और उन कणों को और तोड़ते हैं, अगर और छोटा करते हैं तो हमें दिखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। और उन मॉलिक्यूल को भी अगर हम और गौर से देखें तो दुनिया में सबसे छोटे पार्टिकल जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता, उनको हमने बोला था एटम्स। तो वह कण जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकते हो, उनको हमने बोला था परमाणु, ठीक है। तो ये मैंने नहीं बोला, ये बोला था किसने, जॉन डेल्टन ने। तो जॉन डेल्टन ने 1808 में पहली बार परमाणु के बारे में, परमाणु के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला, उन्होंने परमाणु के बारे में ढेर सारी बातें बताई, और वो सारी बातें आज हमें पढ़ने समझने में बहुत काम आती है। परमाणु का जो पूरा आधार निर्धारित हुआ या जो पूरा बेस बनाया वो इसी थ्योरी ने बनाया। इसमें पहला पॉइंट था कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन छोटे पार्टिकल्स जिनके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उनको हमने बोला एटम्स या परमाणु, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि आइडेंटिकल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये क्या है, एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे, इनके अंदर जो परमाणु होंगे, वो सभी परमाणु एक जैसे होंगे। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, every atom of gold has same properties as every other atom of gold। ये कह रहा है
एक एलिमेंट के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म दिखाएंगे, ठीक है। उनका जो मास होगा, उनका जो द्रव्यमान होगा, या उसकी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनके जो रासायनिक उनके जो गुणधर्म होंगे वो सब एक जैसे होंगे, ठीक है। जिसका मतलब कि अगर गोल्ड अगर हम लेते हैं तो गोल्ड के जितने भी एटम होंगे वो सब एक जैसे होंगे, ठीक है। इसके बाद है डिस्टिंक्ट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब आपने ये बोला कि भाई अगर गोल्ड के एटम है तो सारे एटम अगर एक जैसे हैं तो सिल्वर के एटम भी सारे एक जैसे होंगे, पर क्या गोल्ड का एटम और सिल्वर का एटम आपस में एक जैसे होंगे क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element have different masses and different chemical properties। अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी आपस में वो अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि भाई गोल्ड के एटम का मास या गोल्ड के एटम का जो द्रव्यमान या भार होगा वो सिल्वर के एटम के द्रव्यमान या भार से अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात उन्होंने बोली कि एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो लाइक 1:1, 2:1, 2:3 टू फॉर्म कंपाउंड्स। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो भी एटम्स होंगे वो छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। जैसे मैंने बोला CO, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ? एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा H2O, इसमें क्या है? दो हमारे पास है हाइड्रोजन, एक क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनमें क्या होता है? अलग अलग एटम्स होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, वाटर में हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। ये एटम्स क्या होते हैं? मिलते हैं एक साथ, क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? बोलो भाई, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये मैंने 1:1 का रेशियो बता दिया, 2:1 का रेशियो बता दिया, 2:3 के रेशियो का भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने बोला Fe2O3, यहाँ Fe मतलब यहाँ आयरन है, O मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है। और अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो आयरन के कितने एटम है मेरे पास? 2 है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3, ठीक है। तो ये इसी की रेशियो में, इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियो पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात की कि हमने 1:1, 2:1, 2:3 किसी भी रेशियो में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एटम्स है। कंजर्वेशन ऑफ एटम्स का मतलब हमने एक लॉ भी पढ़ा था क्लास 9th में कि भाई जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान को ना तो आप उसका निर्माण कर सकते हो ना ही उसको समाप्त कर सकते हो। और दुनिया में जो कुछ बना है अगर वो एटम से मिलके बना है और एटम्स का कुछ मास होता है, एटम्स का कुछ द्रव्यमान होता है, इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एटम्स को भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। इसीलिए हमने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब एटम्स को आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे एटम्स हैं, उनको आप जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एटम्स का मतलब एटम्स को ना तो आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। बस आप क्या कर सकते हो कि इनको कंबाइन कर सकते हो और कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। तो ये जॉन डेल्टन की जो थ्योरी है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एटम्स के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन पता थी कि भाई एटम्स को तोड़ नहीं सकते, एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, उनका मास अलग होगा, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, अगर आपको कंपाउंड बनाने हैं तो आप एटम्स को कंबाइन करो,
कुछ रेशियो में, जैसे मैंने यहाँ 1:1 के रेशियो में कंबाइन किया, 2:1 के रेशियो में कंबाइन किया, 2:3 के रेशियो में कंबाइन किया, और मैंने कंपाउंड्स बनाए। कंजर्वेशन ऑफ एटम्स मतलब आप एटम्स को ना तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे डिस्कवरी किसकी? प्रोटॉन की, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, याद है वो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया था वाटरमेलन जैसा। हाँ, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो ये वाला एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को जैसे देखेंगे तो हमें बहुत सारी बातें इसके में समझनी है, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी में सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज होता है, ठीक है। तो चलो हम इसको ही पहले समझ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका कैसा था। तो देखना भाई बच्चों, इसमें क्या है, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप में हमें क्या दिख रहा है? बताओ बच्चों, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे एक ऐसी ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। एक आपको ट्यूब दिखाई दे रही होगी, और इस ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर हमने एक पंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वैक्यूम पंप, ठीक है। और साथ में क्या है? यहाँ पे कैथोड है, और क्या है? एनोड है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड की है। चलो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, एक मैं क्या करता हूँ, एक ट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 प्लेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है मेरी ये ग्लास का क्या है, ग्लास चैम्बर बोल दो या ग्लास का हुड बोल दो, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये मेटल की प्लेट है। ये क्या है? मेटल प्लेट, ठीक है। ये मेटल की प्लेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक और काम किया, मैंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पे मैंने एक, इस जगह मैंने क्या अटैच कर दिया? वैक्यूम पंप। अब क्या होगा भाई, वैक्यूम पंप क्या करेगा? इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देगा। एयर को बाहर निकालेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो, अब इस वैक्यूम पंप का क्या काम करता है कि ये प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब गैस बाहर निकलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, हमने इस प्लेट को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? वायर से। और उस वायर से हमने एक बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी, ठीक है। और बैटरी हमने इस तरह से अटैच की कि एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना भाई, मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? नेगेटिव। ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक बात है भाई। नेगेटिव टर्मिनल से जहाँ जुड़ेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज वाली जो मेटल की प्लेट है,
इसका हमने नाम रखा, इस प्लेट को हमने बोला कैथोड। क्या बोला? अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस वाली पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस प्लेट का हमने नाम रखा एनोड। ठीक है, इसके अंदर क्या रख, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। इसके अंदर एक गैस भरी हुई है और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर वैक्यूम पंप लगा है ताकि प्रेशर कम हो जाए। ये ग्लास का एक चैम्बर है, ये बैटरी है। और बैटरी जो है उसमें हमने थोड़ा सा ये काम किया कि ये हाई वोल्टेज बैटरी है। कैसी है? हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? हाई वोल्टेज बैटरी क्या करेगी? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये बैटरी हमने की, हमने ये पूरा जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, तो क्या हुआ, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। ऑब्जर्वेशंस क्या थी? देखना भाई बच्चों, ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे ये पूरा सेटअप किया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स थे, वो यहाँ से निकले और इस तरफ गए। ठीक है, वो पार्टिकल्स यहाँ से निकल के दूसरी तरफ गए। ठीक है, और वो इस प्लेट से अंदर से होके आगे निकल गए। पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस प्लेट को थोड़ा सा इस शेप का बनाया कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से डॉट्स हो और वो जो पार्टिकल थे वो इन डॉट से होते हुए आगे पहुंच गए और इस जगह टकराए। ठीक है, अब इस जगह टकराए वो तो ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ टकराया ही है? तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल कोटिंग की, हमने यहाँ पे एक स्पेशल कोटिंग की। और वो कोटिंग किस मटेरियल की थी? तो एक मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करता है? तो एक स्पेशल कोटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है और उस कोटिंग की वजह से जैसे इसके ऊपर पार्टिकल टकराएंगे, उस कोटिंग की वजह से जैसे ही इसके ऊपर पार्टिकल टकराएंगे तो एक ग्लो होगा। वो ग्लो की वजह से वहाँ पे स्पॉट्स बनेंगे और वो स्पॉट्स हमें ये समझने में एक्सप्लेन हेल्प करेंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो पार्टिकल आके टकराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या कर दी? कोटिंग कर दी। फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की और उस कोटिंग से हमें पता चला कि यहाँ पे पार्टिकल आके टकराए हैं। फिर अब देखो बच्चों, तो पार्टिकल्स जो थे, उन पार्टिकल्स के ऊपर जो कौन सा चार्ज था, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोटिंग कर दी। और ये कोटिंग कौन सी है? फ्लोरोसेंट कोटिंग है। और ये जो फ्लोरोसेंट कोटिंग है, इसकी वजह से स्पॉट्स बने और हमें पता चला कि अच्छा, यहाँ पे पार्टिकल आके टकराए हैं। अब इन पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो हमें पता चला कि ये वाले जो पार्टिकल यहाँ आके टकराए हैं, ये पार्टिकल कौन से हैं? ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हमने ना क्या नाम दे दिया? इन्हीं को हमने बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। अब देखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या लगा? सुनना, हमें ये लगा कि इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट से निकला, इस तरफ आया और इससे होता हुआ पीछे टकरा गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लगा कि अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, उसके अंदर से गए और फिर पीछे टकरा गए। ठीक है, तो हमें ये लगा कि ये जो है ये रेज हैं, और क्योंकि ये रेज कहाँ से निकल रही है? कैथोड से निकल रही है, तो इसलिए हमने क्या नाम रख दिया इस एक्सपेरिमेंट का कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम और डिस्कशन करते हैं
कि उनको पहले पार्टिकल के बारे में नहीं पता था, उन्हें लगा कि कुछ रेज हैं जो यहाँ से यहाँ आई है, और रेज अगर यहाँ से यहाँ आई है तो क्या हुआ कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ये सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब ये चार्ज यहाँ से ट्रेवल करता है वो वापस यहाँ पहुँचे, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो मतलब जो रेज, उन्हें लगा कि कुछ ऐसी रेज है जो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, उन रेज को उन्होंने कैथोड रेज बोल दिया। बट जब उन्होंने और डिटेल में इस पर काम किया तो उन्होंने बोला कि चेक करते हैं कि वो रेज है या पार्टिकल है, तो उन्होंने इसके अंदर क्या किए, पोर्स कर दिए, इस प्लेट को पोरस बनाया। पोरस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इन प्लेट के बीच में से होते हुए आगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराए, और फ्लोरोसेंट कोटिंग पे टकराए तो उन्होंने स्पॉट बने। इसका मतलब वो रेज नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो उनका नाम रखना पड़ेगा, पार्टिकल्स का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो जब तक ये पोरस मटेरियल नहीं यूज किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक्सपेरिमेंटल हमें समझ में आ गया सेटअप। अब देखना बच्चों इसके अंदर हुआ क्या, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था वो वाले हैं, कि इसके अंदर आपने बोला कि सर इसके अंदर तो एक गैस होगी या गैस की वजह से है। तो अब सुनना बच्चों, हाई वोल्टेज की वजह से इस ग्लास चैम्बर के अंदर जो गैस थी वो आयोनाइज हो गई। क्या हो गई, आयोनाइज। आयोनाइज कैसे होता, आयोनाइज का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास एक गैस के मॉलिक्यूल है ए, और हाई एक्स वोल्टेज की वजह से वो उन आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब कि एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो क्या रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले हैं, वो हमें गैस से मिले हैं, ठीक है। पर तो बच्चों फिर सुनना बात, अगर गैस से पार्टिकल मिले हैं तो हमने बोला कि हम एक काम करते हैं, गैस को चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने पहले हीलियम गैस रखी, तो अब मैं आर्गन गैस रख के देखता हूँ, तो क्या इन रेज, कैथोड रेज के में या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में कोई चेंज आता है या नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर गैस ए है वो आयोनाइज होने पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, और अगर गैस बी है तो वो भी आयोनाइज होने पे क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। तो दोनों केस में ये वाले आयन भले ही अलग अलग हो, ये ए पॉजिटिव है ये बी पॉजिटिव है, बट दोनों केस में इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी आए, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चलती है। मैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज एक एक करके बोल रहा हूँ, आप हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज इज फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो पहली बात क्या है, कैथोड रेज है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरा, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैथोड रेज है वो किस लाइन में, सीधी लाइन में जा रही है, देखो सीधी लाइन में जा रही है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल का, है ना, इस वजह से इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे गए। अब सुनना बच्चों, उसके बाद दूसरी है कि ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट कोई नेगेटिव प्लेट नहीं लगाता हूँ तो ये सीधी सीधी लाइन में जाते हैं। अगर मैं कोई पॉजिटिव प्लेट कोई नेगेटिव प्लेट लगाता हूँ तो थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो पहली लाइन थी कि कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात है कि कैथोड rays do not depends upon the nature of gas taken in the chamber, कि भाई अगर हमने चैम्बर के अंदर कोई भी गैस ली है उसको उससे कोई भी लेना देना नहीं। आप यहाँ पे कोई भी गैस लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पहुँच रहे हैं। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का गैस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने ए और बी दे के बताया भी कि भाई ए में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बी में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई कि भाई तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टी सुनना बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज आर मैकेनिकल रेज, ठीक है। दे अफेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनमें चेंज आता है, ये अल्टर करती है, मतलब क्योंकि इन पे चार्ज है और चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में
अलग बिहेवियर दिखाता है, उसकी एब्सेंस में अलग बिहेवियर दिखाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देखो, याद है अभी हमने क्या किया पिछले डायग्राम में? हाई वोल्टेज बैटरी लगाई, ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव। ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ेगा वो होगा कैथोड, पॉजिटिव से जुड़ेगा वो क्या होगा? एनोड। पीछे की तरफ कौन सी कोटिंग है? फ्लोरोसेंट कोटिंग है। इससे गैस बाहर निकालने के लिए क्या कनेक्ट किया? वैक्यूम पंप कनेक्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया? मैंने और डिटेल में पीछे बताया था, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखना बच्चों क्या लिखा है? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज कहाँ से शुरू होती है? कैथोड से किस तरफ मूव होती है? एनोड की तरफ। तो उन्हें ऐसे लगा कि ये रेज कहाँ से निकल रही होंगी? कैथोड से, इसलिए उन्होंने उन रेज का क्या नाम रख दिया? कैथोड रेज। ठीक है, अब देखना बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो ये हमारा वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसका यहाँ पे डायग्राम है। ये जे थॉमसन थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इसके बाद एक एक करके बात करेंगे। पहला कि स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन क्या है? कि भाई ये जो कैथोड रेज होती है वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, सीधे रास्ते जाती है। उसके बाद सेकंड है पार्टिकल नेचर ड्राइव्स पेडल व्हील्स। मतलब कि ये जो है ये रेज नहीं होती, इनमें क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल होंगे तो ये क्या होगा? पार्टिकल्स का तो शेडो भी होता है, कास्ट शेडो। और इन पार्टिकल्स में क्या होता है? पार्टिकल अगर इस पे टकराएंगे व्हील पे तो व्हील को मूव करेंगे। इसका मतलब कि ये जो रेज है कैथोड रेज वो एक्चुअल में रेज नहीं है, क्या है? पार्टिकल्स है। तीसरा कि इन पे जो कैथोड रेज होती है उन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पे उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन। देखो कोई भी दुनिया में कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में क्या करता है? डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मतलब कि अगर वो सीधे रास्ते जा रहा है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। ठीक है, तो अपने पाथ से या अपने पथ से उसका जो विस्थापन है या जो डिफ्लेक्शन है उसको अपन कहते हैं कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब कि चार्ज्ड फील्ड की या चार्ज या आवेशित क्षेत्र में भी वो अपना जो पथ रास्ता है उसका जो पथ है उसमें उससे क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो पांचवा देखो पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है? कि अगर मैं कोई पतली सी शीट लगा देता हूँ उसमें अगर छोटे छोटे से पोर्स है तो वो स्क्रीन या उस जो धातु की जो झिल्ली है या फिर उसकी जो परत है या उसकी जो पतली सी लेयर है उनसे होके आगे चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और जब वो हाई स्पीड के साथ जब ट्रैवल करते हैं, जब वो तेज गति के साथ जब वो जा रहे होते हैं तो वो उस पर धातु की जो फॉइल होगी या जो झिल्ली होगी उसके अंदर से आराम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना भाई बच्चों, इसके बाद क्या है? इनकी जो ये ना आयोनाइजेशन भी करते हैं और हीटिंग भी करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि आपने देखा ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस कब हुए, कैसे हुए? तो हमने क्या बोला था कि जो गैस है वो क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। गैस अगर आयोनाइज होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा और ये जब कहीं पे टकराएंगे तो हीटिंग भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की। अब देखना भाई बच्चों इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट सेटअप है। ठीक है, तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डेविएट होते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में दोनों में वो अपने पथ से विस्थापित होंगे। ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें आयोनाइजेशन और हीटिंग करते हैं, मतलब उनका आयनन होता है और वो ऊष्मा भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलो अगले
टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखना भाई बच्चों क्या है अगला टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने रास्ते से या पाथ से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। वो कैसे संभव है, देखो यहाँ पे देखना भाई बच्चों, हमने क्या किया, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएंगे, गए। एनोड में हमने क्या किया, बीच में एक होल बना दिया जिससे इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आगे गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे तो इस तरफ हमने मैग्नेट लगा दी, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और इस तरफ हमने दो प्लेट लगा दी। इस प्लेट पे भी क्या है, चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, ये तीन पार्टिकल जो है वो तीनों अलग अलग रास्ते से भटक गए। ये कैसे भटके भाई, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि अपने तीनों ने अपना अपना रास्ता चेंज कर दिया। तो सुनना बच्चों है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैं ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, इन तीनों के बारे में बात करता हूँ तो मेरे पास दुनिया में ना तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। जैसे मैंने बोला ए है, बी है और सी है, ठीक है। मेरे पास हो सकता है कोई पार्टिकल ऐसा हो जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या मेरे पास कोई दूसरी दुनिया में ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसपे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या तीसरा मेरे पास ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो क्या हो, न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। मतलब ये जो होगा ये उदासीन होगा, ठीक है। इस पे कौन से, ये ऋणावेश होगा इस पे, और ये कैसा होगा, धनावेश, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये तीनों जो होंगे पार्टिकल ए, बी और सी, ये इन प्लेट्स के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे ये तीनों जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, आपको शायद ये पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट चार्ज की तरफ। जैसे कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आवेश एक दूसरे के विपरीत है तो उनके बीच में आकर्षण होगा, और अगर समान आवेश है तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखना भाई बच्चों कि यहाँ पे अगर मेरे पास तीन पार्टिकल है तो एक पार्टिकल ऐसा है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, जो पॉजिटिव, जिसके जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कौन सा चार्ज होगा बताओ। अब देखो, अगर मेरे पास तीन तरह के चार्ज है, ए पे पॉजिटिव, बी न्यूट्रल, सी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो जाएगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि ए पे कौन सा चार्ज है, ए पे कौन सा चार्ज है, बोलो, ए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो बी जो है, बी जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते आगे जा रहा है, उसने अपने पाथ में, रास्ते में कोई भी बदलाव नहीं किया। इसका मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, भले ही ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, भले ही नीचे नेगेटिव प्लेट है। इसका मतलब बी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो बी को हम क्या बोल देंगे, बी हमारा क्या है, बी हमारा न्यूट्रल है। बी कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। सी देखो, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो जो सी है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया है। इसका मतलब सी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इन तीनों पे क्या होता है,
जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा या फिर जो न्यूट्रल होगा वो कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं, वो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते आगे जाएगा और प्लेट पे टकरा जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे डिसाइड होता है कि एक पार्टिकल कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब कि एक जो कण है वो अपने पाथ से, रास्ते से कम कब भटकेगा और ज़्यादा कब भटकेगा वो क्यों, वो तो समझ में आ गया कि भाई अगर उस पर अगर चार्ज है, आवेश है, अगर विपरीत आवेश है तो फिर वो आकर्षण की वजह से ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चला गया और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चला गया। पर अगर यहाँ पे हम ऐसे कहें कि भाई कब जो है ये कम होगा और कब ज़्यादा होगा, मतलब डिफ्लेक्शन कब कम होगा कब ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा हमारा चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज टू मास रेशियो। अभी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, पर कभी अगर आपको कोई डिफ्लेक्शन के बारे में बोले कि बताओ भाई सब डिफ्लेक्शन कब कम होगा कब ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज टू मास रेशियो पे। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकला, मास कैसे निकला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकला, उसका आवेश कैसे निकला, उसका मान है, जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड हुई, कैसे कैलकुलेट की गई, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो का सेटअप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप था यहाँ तक का तो ठीक है, और उसके बाद आगे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किए और 3 पार्टिकल का अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखा। तो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो अनडिफ्लेक्टेड होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, अब चलो यहाँ देखना चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो अब क्या है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। तो देखो 1897 की बात है, जे थॉमसन। कौन थे जे थॉमसन? जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बनाया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब देखना उन्होंने क्या किया, डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो कैसे निकाला? ये रेशियो निकाला इन्होंने इस सेटअप की हेल्प से। उन्होंने क्या निकाल दिया? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। चार्ज टू मास रेशियो या आवेश अपॉन द्रव्यमान का जो अनुपात है उसको हम ऐसे बोलेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो यहाँ पे E और E से बता देंगे। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाला और इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला, बट उनका मान नहीं पता था, उन्हें इस अनुपात का मान पता था। ठीक है, तो थॉमसन कैरिड आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफ्लेक्शन मतलब अपने रास्ते से कितना भटका है उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है, उसका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो देखा। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उस मेजरमेंट की हेल्प से उन्होंने क्या किया, डिटरमाइन की वैल्यू किसकी? चार्ज अपॉन मास की। किसके चार्ज अपॉन मास की? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू निकाली। वैल्यू क्या निकली बताओ? 1.7588820 इंटू 10 की पावर 11। अब इसका चार्ज है कुलम और मास किस में लेते हैं? केजी में। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलम और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। तो इसकी वैल्यू क्या, सॉरी यूनिट क्या आ जाएगी? चार्ज पर कुलम पर केजी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे ME जो है, ये ME जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसमें? केजी में। ठीक है, और जो E है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कुलम। तो E जो है वो चार्ज और M जो है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इन्हें मिल गई, पर अभी भी हमारे लिए क्या निकालना बाकी है? मास और चार्ज दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालना अभी बाकी है। अगर हमें इसमें से इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू तो मिल गई 1.7588820 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, अब ये वैल्यू तो मिल गई, पर इन दोनों की वैल्यू निकालनी बाकी है। अब अगर इन दोनों में से मुझे कोई एक भी मिल जाए तो मैं दूसरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ?
कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि उन दोनों में से किसकी वैल्यू उन्होंने निकाली और फिर क्या किया। ठीक है, तो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो सेटअप था उसके बारे में देखा। अभी हमने चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट की, डिफ्लेक्शन का अमाउंट चेक करके, और उसके बाद उन्होंने उस वैल्यू को प्रोवाइड किया। और आगे कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना इसके बाद क्या हुआ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मिलीकेन। क्या नाम था? मिलीकेन। मिलीकेन ने ऑयल ड्रॉप, जो तेल है उसकी जो बूंद है, उसके तेल की बूंदों के ऊपर एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया। इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा सेटअप समझाता हूँ। ठीक है, और उसके आधार पे उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसे तो हम अब छोटी क्लास में पढ़ते हुए ही आते हैं, बट फिर भी ये चार्ज कैसे निकला इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, उन्होंने एक सेटअप बनाया, उन्होंने एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया? बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने दो प्लेट्स लगाई, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट। ये नीचे वाली जो प्लेट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ये वाली जो प्लेट है, चलो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखना बच्चों, अब इस सेटअप के बारे में बात करते हैं। हाँ ये रहा, चलो यहाँ देखो। ओके, यहाँ देखना बच्चों, इस सेटअप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो प्लेट है, ये वाली प्लेट पे, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। चलो बच्चों यहाँ देखो, फटाफट देखते हैं, ये इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक एटोमाइजर। एटोमाइजर मतलब वो अपन कभी परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हैं तो उसमें जब हम स्प्रे करते हैं तो वो जो स्प्रे वाली जो मशीन होती है, जो सेटअप होता है, उसको हम ना एटोमाइजर बोलते हैं। मतलब अंदर एक लिक्विड है, बट उस लिक्विड को स्प्रे से जब बाहर छिड़का तो वो छोटे 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 एटम या पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एटोमाइजर, इसका मतलब देखो यहाँ पे भी एक लिक्विड है, वो लिक्विड इस पंप के थ्रू, इसको जैसे हम ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ लिक्विड क्या बन जाएगा? एकदम वेपर जैसा, गैस जैसा बन जाएगा, और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, ये अब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे एक प्लेट है, ये प्लेट है, ये भी चार्ज्ड प्लेट है, ये प्लेट भी कैसी है? चार्ज्ड है। और इस पे कौन सा चार्ज है बताओ? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली है पॉजिटिव चार्ज और ये वाली है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो ऑयल की ड्रॉप्स है ये यहाँ से नीचे जाएगी, इस होल से होती हुई नीचे आएगी, और ये यहाँ पे पहुँचेगी, इस होल से नीचे आती हुई यहाँ पहुँच गई। ये हमारी क्या हो गई? ऑयल ड्रॉप हो गई। अब ये ऑयल ड्रॉप जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट पे, इसकी वजह से क्या होगा देखना बच्चों ध्यान से। ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके, ये जो है ये नेगेटिव ऑयल ड्रॉप पे, देखो बच्चों एक बात सुनना मेरी बात। ऑयल ड्रॉप जो होगी ना, ऑयल ड्रॉप जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। ऑयल ड्रॉप कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज। मतलब जो तेल की बूंद है उसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो पॉजिटिव प्लेट से नीचे तो आ गई, पर अब इस प्लेट पे क्या होगा, ये प्लेट उसको प्रतिकर्षण दिखाएगी या रिपल्शन दिखाएगी, इस वजह से ऑयल ड्रॉप इसके ऊपर गिरने से बचेगी। पर हमें पता है भाई ग्रेविटी अपना काम करती है, तो ग्रेविटी तो इसको कहाँ खींचेगी? नीचे, बट ये प्लेट इसको कहाँ धक्का देगी? ऊपर। तो अब हम ना यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि भाई ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है और इस पे कितना चार्ज है कि ये एयर में बनी रहे। और इसको पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है? टेलीस्कोप लगा रखा है। ये टेलीस्कोप क्या करेगा? ये सेटअप हमें समझने में हेल्प करेगा। ठीक है भाई, अब
देखना बच्चों, इसके बाद क्या है कि इस पे मैंने बोला ना कि ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, तो यहाँ पे एक्स रेज होती है। एक्स रेज क्या करती है, ऑयल ड्रॉप को आयोनाइज कर देती है, और आयोनाइज करके उसको कैसा चार्ज बना देती है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सेटअप आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखना, अब हमने इसके बाद क्या किया कि इस सेटअप की हेल्प से हमने क्या किया, देखो, द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू मेजर द एलिमेंट्री चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ताकि हम क्या मेजर कर पाए, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज हमने क्या किया, मेजर कर लिया। मेजर कैसे किया, तो ग्रेविटी की हेल्प से और इस प्लेट की चार्ज की हेल्प से। तो दो फोर्स एक दूसरे को कब बैलेंस करेंगे, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तब हमें इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बाद चलो यहाँ देखना, अब क्या हुआ कि by carefully measuring the effect of electric field on the motion of oil droplet, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge on drops is always integral multiple of electric charge E Q equal to n E का फॉर्मूला लगा है, जहाँ पे n क्या है, 1 2 और 3 है। ठीक है, अब क्या हुआ, मिलिकेन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अपनी ऑयल ड्रॉप है वो इस प्लेट की तरफ आती है। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉप जब भी इसके ऊपर आती है तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि एन ई, एन का मतलब हो गया 1 2 3 कुछ भी ले लो, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। इसका मतलब कि अगर ऑयल ड्रॉप के ऊपर -1 चार्ज होगा तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, -2 चार्ज होगा तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी वो चार्ज आ रहा है वो हमेशा इसी का मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू हमें, या एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें ये मिल गई, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इसके बाद देखना बच्चों, इसके बाद क्या है, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, चार्ज अभी मिलिकेन के एक्सपेरिमेंट से हो गया, चार्ज कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे भाई, थॉमसन्स वैल्यू जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, चार्ज है। चार्ज अभी निकल गया, मास हमें क्या करना है, फाइंड करना है, पता करना है, उसकी गणना करनी है। ठीक है, और ये चार्ज बाय मास रेशियो ये किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, याद है। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला था, कैलकुलेट आप कर ही सकते हो। तो मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मास को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ गया इधर, ई अपॉन ये आ गया, मास चार्ज अभी निकाला, मास का रेशियो पहले से, चार्ज बाय मास रेशियो का पहले से ही पता था, मतलब द्रव्यमान और सॉरी आवेश बटा द्रव्यमान का जो मतलब का जो मान है वो हमें पहले से पता था। तो यहाँ से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन का क्या निकल गया, मास निकल गया, द्रव्यमान निकल गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किस में आ गया, केजी में। मास की ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान का की जो SI यूनिट होती है, इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, किलोग्राम होती है। तो यहाँ पे भी अपना जो द्रव्यमान आएगा वो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। ठीक है भाई, अब देखना इसके बाद, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ ली, अब हमारी क्या पढ़ी जाएगी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जैसा सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप इलेक्ट्रॉन में था वैसा ही सेम सेटअप किस में होगा, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन देखो, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं क्या, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली होंगे तभी तो एटम न्यूट्रल बनेगा। नेगेटिव की तो अभी अपन ने डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी भी बाकी है। ठीक है,
तो चलो इसको देखते हैं प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो प्रोटॉन डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर कर दिया, प्रोटॉन डिस्कवर किया। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस बार बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ रखा, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ रखा। पॉजिटिव से जो प्लेट कनेक्ट होगी उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से जो कनेक्ट होगी उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव देखो नेगेटिव पार्टिकल पिछली बार नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, तो पॉजिटिव पार्टिकल इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। हाई वोल्टेज बैटरी लेंगे जैसे पिछली बार ली थी। गोल्डस्टीन ने एक गैस ली, गैस को क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में भरा। वो जो ग्लास की जो ट्यूब थी, चैम्बर था, उसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो पार्टिकल है वो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या होगा देखना, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी में ये कुछ बातें बोली। क्या बोली कि अनलाइक कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज से बिल्कुल विपरीत, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। क्यों भाई, हमने बोला था कि हमारे पास अगर ए है तो ए पे आएगा पॉजिटिव, साथ में कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। बी होगी, बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या है, सेम है, बट ये दोनों आयन तो एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो ये तो होना ही था कि भाई गैस बदल दोगे तो ये पॉजिटिव वाले बदल जाएंगे। तो इसका मतलब कैथोड रे गैस के कौन सी गैस ली उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट ये एनोड रेज तो करेंगे ना। एनोड रे कौन सी होगी भाई, देखो जो कैथोड से एनोड जा रही थी उनको हमने बोला कौन सी रेज, कैथोड रेज। कौन सी रेज, कैथोड रेज। तो एनोड रेज कौन सी होगी, जो कहां से कहां जाएगी, एनोड से कैथोड। ठीक है, तो भाई ये तो होना ही था, ये तो हमें पहले से पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट आयन तो क्या होगा, बदल जाएगा। यहां देखो उसके बाद क्या है, द चार्ज और टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द गैस विच फ्रॉम इट्स ओरिजिनेट। तो क्या मतलब इसका कि जिस गैस से ये आयन बना है उस पर डिपेंड करेगा कि जो अपना चार्ज टू मास रेशियो है वो क्या होगा। भाई करेगा ही ना, देखो ये इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका चार्ज अलग है, इसका चार्ज अलग है, तो चार्ज बाय मास रेशियो भी अलग अलग आएगा। सम ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी मल्टीपल ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब कि इनमें से कुछ पॉजिटिवली पार्टिकल चार्ज पार्टिकल ऐसे थे जिनके ऊपर मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो एक पार्टिकल था ना, इलेक्ट्रॉन के एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज फिक्स था, कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। पर अगर मेरे पास ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पे मैं 2 पॉजिटिव बोलता हूँ, डी पे मैं 3 पॉजिटिव बोलता हूँ, तो इन सब का तो चार्ज अलग अलग है ना भाई। ए और बी पे 1 यूनिट चार्ज है, बट सी और डी पे तो चार्ज 2 यूनिट 3 यूनिट है। तो एक पार्टिकल पे चार्ज हमेशा सेम होगा ऐसा इन केस में नहीं होगा। ठीक है, अब देखना द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स in the magnetic or electrical field is opposite to that observed for electron in cathode rays। तो इनका बिहेवियर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से, जो कि किस में डिस्कवर हुआ था, कैथोड रेज में। सुनना, ऐसा होना ही था। क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस की तरफ, किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज। उसका मास अलग है, इनका मास अलग है, तो सारी प्रॉपर्टी बदल गई ना। चार्ज टू मास रेशियो बदल गया तो डिफ्लेक्शन कितना होगा कितना नहीं होगा वो भी बदल जाएगा। और सब कुछ अगर बदल गया इसका मतलब ये वाले बिहेवियर है वो एन कैथोड रेज के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। इसीलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम था बट सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या थी, बिल्कुल अलग थी। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से नोट कर लेना, चारों बातें मैंने अच्छे से समझा दी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो
इसके बाद हम आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में ही बात करते हैं, यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले। आज हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप देखा, चार्ज टू मास रेशियो का भी पूरा सेटअप देखा। फिर हमने चार्ज टू मास रेशियो की हेल्प से कैसे हमने मास और चार्ज दोनों कैलकुलेट किए, उसके लिए हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, लगभग सेम ही था। ठीक है, और उसका जो एनोड रेस का जो बिहेवियर है वो कैथोड रेस से कैसे अलग था, दोनों का बिहेवियर क्या क्या था, उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। कल हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे और फिर इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ कंक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।